तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप चैनल पे जाइए। क्लास 11th प्री अकाउंटेंसी कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू कीजिए। सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसी ऑर्डर में उसको देखिए, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप इस तरीके से वीडियोस को देखते हैं तो यकीन मानना ये यूट्यूब पे अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। इतना डिटेल्ड डिस्कशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा अकाउंटेंसी के बारे में। तो भाई पिछली वीडियो के अंदर जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उन सबको पता होगा, हमने एसेट्स का डिस्कशन जो था लगभग खत्म कर लिया था। यहाँ पे हमारा जो है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये दो एसेट्स का डिस्कशन सिर्फ बचा हुआ था, बाकी सारा का सारा डिस्कशन अपना हो चुका था। तो मुझे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल वाला डिस्कशन जो है वो आज शुरू करना है भाई यहाँ पे। तो मैं आपको पढ़ा के चलूंगा डेटर के बारे में, देन बिल्स रिसीवेबल के बारे में। तो अभी शुरू करते हैं, डेटर क्या होता है भाई। अच्छा, ये जो वर्ड है ना डेटर, इसमें बी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। डेब्टर नहीं पढ़ते इसको, ये होता है डेटर। अच्छा, डेटर होता क्या है, तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए मैं बोलता हूं भाई ए नाम का कोई पर्सन है, ए नाम का कोई पर्सन है और बी नाम का कोई पर्सन है, दो अलग अलग पर्सन है ये। ए सेलर है, माल बेचने वाला व्यक्ति, बी बायर है, माल खरीदने वाला व्यक्ति। बी बायर है। और मान लेते हैं यहाँ पे बी जो है वो ए से माल खरीदने आता है। भाई ए ने बी को माल बेचा, सेल की, माल बेचा। और जो गुड्स बेचे गए हैं, गुड्स माने इन्वेंट्री, अब सभी को पता होगा जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है। इन्वेंट्री क्या होता है ये सबको पता होगा, गुड्स या स्टॉक क्या होता है ये सबको पता होगा। तो मान लेते हैं भाई ए ने बी को गुड्स बेचे, स्टॉक बेचा, इन्वेंट्री बेची मतलब, और उसकी वैल्यू में बोलता हूँ 10,000 रुपीज की वैल्यू है। ए ने बी को जो माल बेचा वो 10,000 का माल है, ऐसा मान लेते हैं। अब यहाँ पे ना इस एग्जांपल में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ भाई बी जो है वो 1 मंथ का क्रेडिट मांग रहा है, यहाँ पे उधार मांग रहा है। बी कह रहा है भाई मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं माल अभी लेके चला जाऊंगा लेकिन पैसे मैं बाद में दूंगा, मुझे उधार पे माल चाहिए यहाँ पे। और ऐसा मान लेते हैं ए जो है वो बी को जानता भी है, जान पहचान का व्यक्ति है बी। ए यहाँ पे उधार देने के लिए रेडी हो जाता है, बी यहाँ पे 1 मंथ का क्रेडिट मांगता है। बी यहाँ पे 1 महीने के लिए उधार मांगता है और ए उधार दे भी देता है, ऐसा मान लेते हैं ए ने उधार दे दिया। अच्छा, अगर ए बी को उधार दे देगा तो मुझे एक बात बताइए, ए बी को अगर उधार दे देगा तो ए ने बी को जो माल बेचा उसके पैसे ए ने वापस लेने हैं कि नहीं लेने? ए ने बी से पैसे लेने हैं कि नहीं लेने? बिल्कुल लेने हैं भाई। तो उन पैसों पे किसका अधिकार हुआ? उन पैसों पे ए का अधिकार हुआ। और अगर किसी चीज पे किसी व्यक्ति का अधिकार है तो वो चीज उस व्यक्ति की संपत्ति होती है कि नहीं होती है? अगर मैं यूं बोलूं भाई आपका किसी चीज पे अधिकार है तो वो चीज आपकी संपत्ति हुई। अगर ए ने बी से पैसे लेने हैं तो उन पैसों पे ए का अधिकार है, वो पैसे ए की संपत्ति हुए, बदले में उसने बी को गुड्स दे दिए थे। इट मींस उन पैसों पे ए का अधिकार है, वो ए की संपत्ति हुए। अब यहाँ पे पता है ए बी को किस नाम से बुलाएगा? ए बोलेगा बी भाई तू मेरा डेटर है। डेटर कौन होता है? डेटर मींस वह व्यक्ति जिसको हमने उधार माल बेचा और अब हमें उससे पैसे लेने हैं वापस। तो डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिससे हमने पैसे वापस लेने हैं, उन पैसों पे हमारा अधिकार है, इसी वजह से तो वो हमारा एसेट हुआ। तो डेटर एक एसेट होता है भाई। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेटर कौन होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेटर कौन होता है भाई। डेटर मींस, डेटर मींस वह व्यक्ति जिसको हमने उधार गुड्स बेचे एंड अब हमें उससे पैसे लेने हैं भाई। अब हमें उससे पैसे लेने हैं, वापस लेने हैं, तो हम उसको बोलेंगे भाई तू मेरा डेटर है। तो मुझे लगता है भाई डेटर्स क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो डेटर होता है ये करंट एसेट होता है भाई। अब ये करंट एसेट क्यों होता है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी व्यक्ति को उधार दे रहा हूं तो क्या मैं 1-2 महीने का उधार भी दूंगा क्या उसको? आज की डेट में 1-2 महीने का भी उधार नहीं दूंगा मैं तो। उधार तो आज की डेट में कोई किसी को देना ही नहीं चाहता, सबको चाहिए भाई इंस्टेंट पैसा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कोई किसी पर्सन को उधार देता है, तो कितने टाइम का उधार देगा यार? 1-2 महीने का, 3 महीने का उधार दे देगा, 5 महीने 6 महीने का उधार दे देगा। क्या कोई भी पर्सन किसी को 1 साल से ज्यादा लंबे समय का उधार देने के लिए रेडी होगा? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। मतलब डेटर में फंसा हुआ पैसा विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वापस। इट मींस वो हाईली रिलायजेबल हुआ, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर।
तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डेटर्स जो होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो हाईली रिलायजेबल है, उनको हमें कैश में कन्वर्ट करना विद इन 1 ईयर पॉसिबल होता है। अच्छा, अगला वर्ड हमें यहाँ पे सीखना था बिल्स रिसीवेबल, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको और समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल पे दोबारा आ जाते हैं वापस। मैंने बोला इस एग्जाम्पल के अंदर ए बी को बोलेगा भाई बी तू मेरा डेटर है, बी मैंने तुझसे पैसे लेने हैं। अच्छा, बी के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, बी ए को क्या बोलेगा? बी ए को बोलेगा भाई साहब मैंने हाथ जोड़ के आपको पैसे वापस देने। बी बोलेगा आप मेरे क्रेडिटर हैं, ए मेरा क्रेडिटर है मतलब, तो ए को मुझे पैसे वापस देने हैं, ए के प्रति मेरी उधारी है, ए मेरा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर क्या होता है भाई, वो भी हमने यहीं पे साथ साथ सीख लिया। क्रेडिटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिटर मीन्स, क्रेडिटर मीन्स वह व्यक्ति, क्रेडिटर मीन्स वह व्यक्ति जिससे हमने उधार माल खरीदा, जिससे हमने उधार गुड्स खरीदे। एंड अब हमें उसको पैसे वापस देने, अब हमें उसको पैसे वापस देने हैं, हमारी उसके प्रति उधारी है। उधारी को इंग्लिश में बोलते हैं लाइबिलिटी है। तो इट मींस ये एक तरीके से लाइबिलिटी है, बी की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ए। तो बी बोलेगा ए भाई तू मेरा क्रेडिटर है, मैं तुझे पैसे वापस दूंगा, मेरी तेरे प्रति लाइबिलिटी है, उधारी है। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है भाई, उधारी होती है। तो मुझे लगता है आपको डेटर और क्रेडिटर ये दोनों वर्ड्स समझ में आए होंगे। डेटर और क्रेडिटर्स ये दोनों वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए अगली चीज हमें पढ़नी है भाई, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बिल्स पेबल का भी मीनिंग समझेंगे, बिल्स पेबल वर्ड का भी मतलब समझेंगे। तो देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे भी ऐसा मानते हैं कि ए नाम का एक पर्सन था, उसने बी को गुड्स बेचे। सेम वही केस जो मैंने पीछे अभी डेटर को समझाने के लिए लिया था। तो ए ने बी को गुड्स बेचे और ए यहाँ पे सेलर था, बी जो है वो बायर था, बी बायर था। ए ने बी को माल बेचा, सेल की, और मैं यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 1 लाख ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा अमाउंट ले लिया मैंने बोला भाई ए ने बी को 1 लाख का माल बेचा। और सेम सिनेरियो बनाते हैं कि भाई बी यहाँ पे उधार मांगता है, बी बोलता है मुझे 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए, 1 मंथ के लिए मुझे उधार दे दो, मैं अगले महीने ये 1 लाख दे दूंगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज होगी। क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? कि भाई ए जो है वो बी को माल बेचना तो चाहता है, देखो हर सेल्समैन ये चाहता है उसकी शॉप से गुड्स निकले, पुराना स्टॉक निकले, नया स्टॉक आए, क्योंकि पुराना स्टॉक आउटडेटेड हो जाएगा, पड़ा पड़ा तो नुकसान ही होगा। तो इट मींस हर सेलर ये चाहता है भाई गुड्स की सेल हो, गुड्स निकले, पुराना गुड्स निकलेगा, मैं नया गुड्स लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई ए को एक बात रोकेगी, यहाँ पे बी 1 लाख का उधार मांग रहा है। तो ए के मन में एक डर होगा, एक फियर होगा कि यार कल को बी अगर ये गुड्स लेके चला जाता और पैसे नहीं लौटाता तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अब ए माल बेचना भी चाहता है, ए गुड्स बेचना भी चाहता है, लेकिन ए को एक डर जो है वो रोक रहा है। क्या डर रोक रहा है? कि कल को पता नहीं पैसे वापस रिकवर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम किसकी है भाई? ए की। तो सॉल्यूशन भी कौन निकालेगा? ए ही निकालेगा। अब ए यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा किस तरीके से भाई? एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। ए एक डॉक्यूमेंट बनाएगा और इस डॉक्यूमेंट को हम बोल देंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये जस्ट लाइक चेक होता है। जैसे आपने कभी अगर चेक देखा हो तो सिमिलरली मान लीजिए ये वैसा ही कुछ होता है, वैसे ही समझ लेते हैं इसको। और चेक में जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, हमें नाम भरना होता है, डेट के लिए कॉलम होता है, अमाउंट के लिए कॉलम होता है, सिग्नेचर के लिए कॉलम होता है। तो वैसे यहाँ पे भी एक एक्नॉलेजमेंट होती है, यहाँ पे भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल करना होता है हमें। तो यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट मान के चलते हैं होती है, ऐसे करके लिखा होता है आई डैश हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई विल पे डैश टू डैश ऑन डैश।
तो ऐसे करके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। अब होगा क्या भाई, ए बी को बोलेगा भाई तुझे उधार पे माल खरीदना है, बी बोलेगा हाँ। तो ए बोलेगा भाई एक काम कर, इस एक्नॉलेजमेंट को फिल कर दे। तो बी यहाँ पे इसको फिल करेगा, बी बोलेगा आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई विल पे ₹1,00,000 टू मिस्टर ए ऑन सो एंड सो डेट। अब मान लीजिए, ऐसा मान के चलते हैं आज जो डेट है वो 1 जनवरी है, ऐसा मान लेते हैं आज जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 है। तो यहां पे मान लेते हैं 1 महीने बाद की डेट डाल दी जाएगी भाई, 1 जनवरी थी तो 1 फरवरी हो जाएगी 2026। इसका मतलब 1 महीने बाद जो है वो पेमेंट का प्रॉमिस जो है वो बी कर देगा ए को। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पे बी ने इसको फिल कर दिया। अब बी यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा, बी इस पे अपने सिग्नेचर करेगा, ए भी अपने सिग्नेचर करेगा इस पे। ए इस पे आज की डेट डालेगा, जिस तारीख पे इस बिल को बनाया गया, जनवरी, जिस तारीख पे इस बिल को बनाया गया उसकी डेट डालेगा। ओरिजिनल कॉपी फाड़ के बी को दे देगा और नीचे कार्बन शीट रखी होगी, डुप्लीकेट कॉपी ए अपने पास रख लेगा। मतलब ये जो बिल बनेगा ये डुप्लीकेट कॉपी में बनेगा। अच्छा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये वो नॉर्मल बिल नहीं है जो हम वस्तु खरीदते समय हमें मिलता है, वो वाला बिल नहीं है ये, ध्यान रखना इस बात का। तो इसकी एक कॉपी रहेगी भाई किसके पास, बी के पास, एक कॉपी रहेगी ए के पास। अच्छा, ए के पास ये जो कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये जस्ट लाइक चेक है। मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा खो गया तो मान लो 1,00,000 रुपए चले गए। और एक बात और बता देता हूँ, ये कागज का टुकड़ा जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है, इसके साथ साथ ए क्या करेगा, ए बी को बोलेगा अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाओ, उस पे एक एक्नॉलेजमेंट लिखो कि आपने मुझसे गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 के और आप मुझे पेमेंट कर दोगे सो एंड सो डेट पे, सिग्नेचर करो उस पे अपने, और वो फोटोकॉपीज भी आप मुझे दो। ए क्या करेगा, ये सारी चीजें अपने पास पिन करके अटैच करके अपने पास रख लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए के पास एक एविडेंस क्रिएट हो गया कि हाँ भाई बी आया था, बी का पैन कार्ड आधार कार्ड उसकी सेल्फ राइटिंग में उसके सिग्नेचर के साथ एक्नॉलेजमेंट के साथ ए के पास पड़ा होगा। ए के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ए ने खुद ड्रॉ किया था, खुद बनाया था, बी से फिल करवाया था। तो ए के पास एक पक्का एविडेंस है। ए के पास ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज का टुकड़ा पड़ा है, कागज का टुकड़ा, ये जस्ट लाइक चेक है। मतलब मान लीजिए अगर ये खो गया और ये बात बी को पता चल गई, तो बी बोलेगा भाई मैं पैसे नहीं दे रहा, कर लो जो करना है। आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है ना, आप कोर्ट में जाके क्या प्रूव करेंगे। तो ये कागज का टुकड़ा कोर्ट में एज अ एविडेंस शो हो सकता है कि भाई हाँ, बी जो है वो हमारे पास आया था, हमने उसको माल बेचा था और उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हमें। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये एक एविडेंस क्रिएट हो गया और यहाँ पे वो जो ए की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। ए के पास ये जो कागज का टुकड़ा पड़ा है भाई, ए इसको किस नाम से बुलाएगा, ए इसको बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए को इस कागज के टुकड़े के पैसे मिलने वाले हैं। यदि मुझे किसी चीज से पैसे मिलने वाले हैं तो वो चीज मेरी संपत्ति हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। और मैं किसी को भी 1 2 3 महीने का उधार तो दूंगा नहीं आज की डेट में, और दे भी देता हूँ लेट से मैं 2 3 6 महीने का उधार, तो 1 साल से ज्यादा लंबे समय का तो उधार बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं। इसका मतलब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने क्रिएट किया भाई, ये 2 3 महीने का ही होने वाला है, मैक्स टू मैक्स। मतलब ये मान के चलो विद इन 1 ईयर मुझे इसका पैसा मिल जाएगा। ये हाईली रिलायजेबल है, ये करंट एसेट है। अच्छा, बी के पास भी इस कागज का टुकड़ा की एक कॉपी पड़ी हुई है, कागज के टुकड़े की एक कॉपी, बिल ऑफ एक्सचेंज की एक कॉपी बी के पास भी है। बी उसको बोलेगा बिल्स पेबल, बी ने उस बिल के पैसे देने हैं, बी की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स ए, बी की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स ए। तो ए बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, ए का एसेट है, करंट एसेट है, बी बोलेगा बिल्स पेबल, उसके लिए वो लाइबिलिटी है। तो मुझे लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको समझ में आया होगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है मतलब। अब हमने सारे के सारे एसेट्स जो थे वो कवर कर लिए हैं, एसेट्स में कुछ भी हमारा मुझे नहीं लगता बचा है। जितनी नोटिंग मैंने आपको करवाई थी ये सारे के सारे एसेट्स हमारे हो चुके हैं जो आपको इस समय दिख रहे होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट हमें जो है वो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, और कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी क्या होता है भाई, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी। लाइबिलिटी मीन्स उधार, उधारी। अब बिजनेस की काफी सारी लाइबिलिटीज होती है दूसरे लोगों के प्रति। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखूंगा और फिर एक एक करके उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे अपने को पढ़ना होगा कैपिटल, देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाई क्रेडिटर के बारे में, हम पढ़ेंगे बिल्स पेबल के बारे में, हम पढ़ेंगे लोन के बारे में, हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस पेबल भी बोला जाता है, एक्सपेंस पेबल, या फिर इसको एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड भी बोला जाता है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, एंड एक्सेट्रा और भी लाइबिलिटीज होती है, बट अभी के लिए हमारा इतना जो डिस्कशन है ये मोर देन इनफ होगा। तो इसमें से काफी सारे नाम आपने ऑलरेडी जो है वो सुने हैं, और मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है उन नामों की। जैसे क्रेडिटर की अगर मैं बात करूं, क्रेडिटर, तो अभी जब मैंने डेटर्स पढ़ाया, तो अगर मैं डेटर वाले एग्जांपल पे दोबारा जाऊं, तो इस एग्जांपल के अंदर हमने ये पढ़ा कि ए ने बी को उधार माल बेचा। ए जो है वो बी को बोलेगा भाई तू मेरा डेटर है, मुझे तुझसे पैसे लेने हैं, उन पैसों पे मेरा अधिकार है, मेरा एसेट है, करंट एसेट है। और बी ए को बोलेगा भाई तू मेरा क्रेडिटर है, मैंने तुझे पैसे वापस देने हैं। तो क्रेडिटर माने वह व्यक्ति हमने जिसको पैसे देने हैं, हमने जिससे उधार लिया हुआ है, तो हमारी उसके प्रति लाइबिलिटी है। इट मीन्स क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है। मुझे लगता है इसको समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। देन हमने अभी अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया कि भाई ए ने बिल बनाया, ए सेलर था, उसने बिल बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। अच्छा, बी जो था उसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर करके उसको एक्सेप्ट किया, मतलब ये माना कि हाँ मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे दे दूंगा 1 मंथ के बाद। इस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक कॉपी ए के पास थी, जिसको ए बुलाएगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए को इस कागज के टुकड़े से पैसे मिलने वाले हैं, ये उसका एसेट है। लेकिन बी के पास भी एक कागज के टुकड़े की कॉपी पड़ी होगी, क्योंकि ये डुप्लीकेट फॉर्म में बनता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो बी उस कागज के टुकड़े को बोलेगा बिल्स पेबल, क्योंकि बी ने उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पैसे देने हैं ए को। तो बी की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स ए, तो बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है हमारी। मुझे लगता है यहां तक तो कोई भी इश्यू किसी को भी नहीं होने वाला। उसके बाद जो वर्ड आता है लोन, लोन भी सभी को पता होगा, लोन उधार होता है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होने वाला है। अब बचते हैं हमारे पास दो शब्द, एक तो है कैपिटल, दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूं बोलूं कि लेट से कोई पर्सन है ए, और उसका एक बिजनेस है ए एंड कंपनी, ए एंड कंपनी। ए ने ए एंड कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट की 1 लाख। बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो मान लेते हैं भाई ए ने अपने बिजनेस में 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उस पैसे इन्वेस्ट करने के बदले में उस व्यक्ति को रिटर्न में क्या मिलेगा? बात को समझिए। लेट से मैं बोलता हूं आप किसी शॉप पे विजिट करते हैं, स्टेशनरी की दुकान पे मान लीजिए आप गए, आपने वहां पे पेमेंट की और आपने वहां से बुक्स खरीद ली। मतलब जब भी आप किसी को कुछ पे करते हैं, आपको बदले में कुछ रिटर्न में मिलता है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे एक अलग व्यक्ति है, बी ए एंड कंपनी एक अलग व्यक्ति है, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्संस। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दिए, कैपिटल दी, तो मेरा एक सवाल है कि भाई बदले में बिजनेस क्या देगा रिटर्न में? बिजनेस यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा? अब हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोले भैया प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट। काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल सकते हैं प्रॉफिट मिलने वाला है यहाँ पे रिटर्न में। ए ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बदले में इस पैसे को इन्वेस्ट कर देने के बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करता हूँ, 5 लाख में इन्वेस्ट कर देता हूँ बिजनेस के अंदर। मैं एक अच्छा सा जो है मान लीजिए मैं बिल्डिंग रेंट पे ले लेता हूँ। उसके बाद मैं काफी सारे टीचर्स हायर करता हूँ, मैं काफी सारी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करता हूँ, और ये सारा खर्चा करने के बाद मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ताला मार के मैं घर पे बैठ के भाई क्रिकेट मैच देखता हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं अपने ऑफिस पे ताला लगा के, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे ताला लगा के मैं घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देखूंगा, क्या मेरा बिजनेस मुझे प्रॉफिट देगा? हालांकि मैंने बिजनेस में 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो क्या मेरा बिजनेस इस एग्जांपल में मुझे प्रॉफिट देगा रिटर्न में? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो क्या सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर देने से प्रॉफिट मिल जाता है भाई? कैपिटल इन्वेस्ट कर देना इस बात की श्योरिटी है कि आपको बदले में प्रॉफिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉफिट आपको मिलता है वर्किंग के बदले में। हाँ, अगर मैं खुद काम करूं या मैं अपने एम्प्लॉयज के थ्रू काम करवाऊं, मैं खुद ना भी करूं, मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करें, तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बिना वर्किंग के प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं ऑफिस पे ताला ही लगा के बैठ जाऊंगा, काम ही नहीं करूंगा, तो प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। इट मींस प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर वर्किंग। जस्ट कैपिटल इन्वेस्ट कर देने से प्रॉफिट नहीं मिलता।
तो मतलब ये कैपिटल इन्वेस्ट कर देने से मुझे क्या मिला भाई? डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता। मतलब देखा जाए तो बिजनेस जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता इस कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बदले में। बिजनेसमैन को डायरेक्टली इस पैसे के बदले में कुछ नहीं मिलता। प्रॉफिट जो मिलेगा वो तो वर्किंग के बदले में मिलेगा। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन से ये पैसा लिया लिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, बदले में बिजनेस ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया यहाँ पे, कुछ रिटर्न ही नहीं किया यहाँ पे, तो क्या बिजनेस ने ये पैसा उधार नहीं लिया हुआ बिजनेसमैन से? बिल्कुल भाई। एक अलग व्यक्ति था, ए एंड कंपनी एक अलग व्यक्ति थी, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। ए ने ए एंड कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किए, लेकिन उस 1 लाख इन्वेस्ट कर देने के बदले में क्या ए एंड कंपनी कुछ डायरेक्टली रिटर्न देगी? बिल्कुल नहीं देगी। मतलब ए एंड कंपनी ने वो पैसा उधार लिया हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं भाई कैपिटल जो है वो क्या होता है? लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। कैपिटल जो होता है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होता है टुवर्ड्स बिजनेसमैन। ध्यान से सुनना, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है कैपिटल टुवर्ड्स बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के प्रति। अब हमारे पास एक शब्द और बचा है भाई यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बकाया खर्चे। इसको अनपेड एक्सपेंस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, हालांकि एक्सपेंस पेबल लिखा है मैंने, अनपेड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं इसको। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं भाई आपके घर पे बिजली का बिल आता है। अब बिजली के बिल पे एक ड्यू डेट लिखी होती है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट मतलब उस तारीख तक आपको पे कर देना चाहिए, वो पेमेंट की अंतिम तारीख है, लास्ट डेट है वो। अब मान लीजिए आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते। अगर आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं तो वो जो बिजली कंपनी होगी वो लेट पेमेंट फी लगाना शुरू कर देगी, और जो नेक्स्ट टाइम आपका बिल आएगा उसमें आपकी लेट पेमेंट के चार्जेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब जब आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की तो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई बिजली कंपनी के प्रति। आपको वो पैसा ड्यू डेट पे दे देना चाहिए था, आपने नहीं दिया तो बिजली कंपनी ने आप पे लेट पेमेंट के लिए पेनल्टी लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कोई भी एक्सपेंस अगर ड्यू डेट पे नहीं होता, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट पे मैंने उसको नहीं पे किया, तो वो जो एक्सपेंस है उसको मैं क्या बोलने वाला हूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा। वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसके अल्टरनेटिव नेम्स भी लिखे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के। मैंने बोला एक्सपेंस पेबल या फिर एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट हमने अभी तक पे नहीं किया, उसकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आके निकल भी गई लेकिन फिर भी हमने उसको पे नहीं किया, तो जो है हमारी उधारी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर 4 कवर किया, हमने कुछ लाइबिलिटीज के बारे में यहाँ पे पढ़ा। अब हम आते हैं भाई कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे, और इस वीडियो का ये लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमें पढ़ना है भाई यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस, और चीजों को थोड़ा सिंपल रखते हैं भाई, देखना ध्यान से। खाते बनाने का प्रोसेस क्या होता है? खाते बनाने का प्रोसेस ये होता है कि भाई सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। अकाउंटिंग का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज को देख के लेजर बनाए जाते हैं। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स, आगे जाके पढ़ेंगे हम। लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस नाम की एक चीज बनाई जाती है। ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस नाम की एक चीज बनाई जाती है, और ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है जिसको कि बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है जिसको कि हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, तो इसका मतलब देखा जाए तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। जर्नल एंट्रीज को देख के लेजर में पोस्टिंग होती है, लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अब मान लीजिए मैं यूं बोलता हूं कि जर्नल एंट्रीज ही नहीं आती हैं आपको, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जर्नल को देख के लेजर बनता है, लेजर भी नहीं बना पाएंगे। लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे। और ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो जो पहला स्टेप है जर्नल एंट्रीज, उसका आना बहुत जरूरी है, और ये अकाउंटिंग का बेस होता है। अगर जर्नल नहीं आता तो समझ लो कुछ भी नहीं आता भाई। जर्नल आता है तो सब आता है, और जर्नल नहीं आता तो लेट से मैं बोल देता हूं कि भाई कुछ भी नहीं आता इसका मतलब। तो अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो जर्नल एंट्रीज जो है उसका आना बहुत जरूरी है, ये बेस होता है हमारा।
अब बात यहाँ पे ये है कि भाई अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। मैं जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले लिखवाऊंगा और काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग जो है अब आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हालांकि हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे जर्नल एंट्रीज। और मुझे लगता है भाई उसके बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी सिलेबस से रिलेटेड अपनी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।